रिकॉर्डिंग करूँ। आज हम लोग एक्टिव मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर चुके हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एक खास बात है कि ये स्वतः प्रेरित नहीं होता, अपने आप से नहीं होता, इसमें कोई साम्यावस्था नहीं होती, क्योंकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब ये अधिकांशतः ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट माने सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, तो इक्विलिब्रियम का सवाल नहीं उठता इसमें। आयन का वितरण असमान होता है क्योंकि कम कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी जाते हैं, इसलिए आयन दोनों तरफ मेम्ब्रेन के इधर और उधर सेम नहीं होगा। मूवमेंट जो होती है वो मेटाबॉलिक फोर्सेस उसमें ऑपरेट करते हैं, मीन्स एटीपी इन्वॉल्व होता है, और जनरली कैरियर कोई ना कोई कैरियर ज़रूर होता है, वाहक होता है, या तो कोई प्रोटीन होगी या तो कोई एंजाइम हो सकता है, तो इस तरह से कोई ना कोई वाहक इसमें माध्यम ज़रूर बनता है। ठीक है, तो कई इसके मेथड्स हैं, इसमें से एक मेथड है हाइड्रोफिलिक पोर्स के माध्यम से, माने जलरागी छिद्रों के द्वारा। डेनियल ने मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आप लोग ने फर्स्ट ईयर में जब पढ़ा हो तो आपको याद हो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड बाइलेयर होती है और जो मेम्ब्रेन की संरचना होती है उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसका कन्फिग्रेशन चेंज हो सकता है, लिपिड का कन्फिग्रेशन भी चेंज हो सकता है, बस बाइलेयर एक होता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने बताया कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनका की इंटरनल जो लाइनिंग होती है, इनर साइड होती है, वो हाइड्रोफिलिक होती है, मीन्स वो उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उन ऐसे जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक तरह से चैनल फॉर्म करते हैं जिनके माध्यम से आयंस जा सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिला क्योंकि इसमें ऐसा कुछ स्पेशल एक्टिव अगर एब्जॉर्प्शन के माध्यम से देखें तो ऐसा कुछ एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। दूसरा उन्होंने बोला ब्रिजिंग प्रोटीन्स चैनल्स के रूप में काम करते हैं, सेतु प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं। सिंगर ने 1975 में ये मॉडल दिया था, इसके बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक ब्रिज का काम करते हैं। उनके एक तरफ में जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वहाँ पर आयन जुड़ जाता है और फिर वो हाइड्रोफिलिक जो पोर प्रोटीन होते हैं, उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है डेनियल वाले कॉन्सेप्ट को। ये प्रोटीन हाइड्रोफिलिक पोर प्रोटीन के साथ में कंबाइन करती है, वहाँ से आयन पोर के माध्यम से होते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं। और प्रोटीन की कन्फिग्रेशन जब वो जुड़ता है तो प्रोटीन की कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है, उसके कारण से फिर आयन अब फिर से उसके साथ में जुड़ नहीं सकता और आयन जो है वो दूसरी तरफ अंदर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, मतलब सेल के अंदर वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रिजिंग प्रोटीन के माध्यम से। तीसरा कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो था कैरियर प्रोटीन या वाहक संकल्पना। ये वान डैन हॉनर्ट ने 1937 में दिया था। उन्होंने बताया कि मूवमेंट जो होती है आयंस की वो सॉइल से सेल में आउट ऑफ फ्री स्पेस में पहले आती है। ठीक है, और दूसरा फिर उस आउट ऑफ फ्री स्पेस से साइटोप्लाज्म में या वैक्यूलर स्पेस में आता है। तो एक तरह से उनको 3 बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। पहला बैरियर सेल वॉल का होता है, जब सॉइल सोल्यूशन से सेल वॉल के स्पेस में आता है तो वहाँ पर कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आउट ऑफ फ्री स्पेस और साइटोप्लाज्म से जब अंदर वो मूव करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैरियर प्रोटीन में उन्होंने पहले बताया कि कैरियर्स ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होते हैं, प्रिकर्सर के फॉर्म में हो सकते हैं या इनएक्टिव फॉर्म में हो सकते हैं, और तब उस परिस्थिति में ये आयन से कंबाइन नहीं करते, उनसे जुड़ते नहीं हैं। उसके बाद में उनके साथ में एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लस उसके साथ में ही फॉस्फोकाइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। इससे फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ जुड़ जाता है और वो प्रोटीन का कन्फिग्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, संरचना बदल जाती है उसकी, और अब वो एक्टिव हो जाता है। अब इस एक्टिवेटेड कैरियर प्रोटीन जो होती है ये आयन के साथ में कंबाइन करती है, मेम्ब्रेन पर पहुंचती है, वहाँ आयन के साथ कंबाइन करती है और कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ चला जाता है और वहाँ पर फिर फॉस्फेटेज की क्रिया होती है दोबारा से इसके ऊपर। कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस होता है, टूट जाता है, उसमें से इनएक्टिव कैरियर निकल जाता है, आयन निकल जाता है।
इनएक्टिव कैरियर इज़ अगेन रेडी टू कंबाइन विद एटीपी और फिर से वो एक्टिवेट हो सकता है। इस तरह से ये कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन कैरियर मीडिएटेड आयन ट्रांसफ़र होता है। इसमें कैरियर को एक्टिवेट होना पड़ता है पहले, ठीक है। नाउ इसके बाद में लिगेट एंड एप्स्टीन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके बेसिस पर इन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया और एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये बाहर नहीं आते हैं जब एक बार अगर अंदर कोशिका के अंदर चले जाते हैं, टोनोप्लास्ट में या साइटोप्लाज्म में जब चले जाते हैं आयंस, तो उसके बाद में वापस उनका लीचिंग इनटू द मीडियम, इनटू द सॉइल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, जौ की जो जड़ें होती हैं उनको पोटेशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा थोड़ी देर के लिए और उसमें सल्फ़र जो था वो रेडियो लेबल्ड था, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने नॉर्मल कैल्शियम सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा, वहाँ पर सल्फेट नॉर्मल है और फिर उन्होंने देखा कि कुछ समय तक तो रेडियो एक्टिव सल्फेट के आयंस जो हैं वो बाहर निकले और लेकिन जब और ज़्यादा लंबे समय के लिए रखा तो कोई भी जो सल्फेट लेबल्ड आयंस थे वो बाहर नहीं आए, ठीक है। बाहर कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन था, उनसे उनका कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। तो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, पहला तो ये निकाला कि आयंस जो हैं जो रिलीज़ होते हैं वो आउट ऑफ फ्री स्पेस में होते हैं। हमने क्या बोला था, सेल वॉल के अंदर एक आउट ऑफ फ्री स्पेस होता है, तो सबसे पहले आयन सॉइल सॉल्यूशन से उस स्पेस में जाते हैं। तो जो भी आयंस रिलीज़ हुए रेडियो एक्टिव वो एक्चुअली आउटर फ्री स्पेस में प्रेजेंट थे क्योंकि वहाँ पे फ्री आवागमन होता है, इट इज़ जस्ट लाइक डिफ्यूजन, तो वहाँ से वो निकल सकते हैं। लेकिन एक बार ये फ्री स्पेस से जब साइटोप्लाज्म में चले गए थ्रू द मेम्ब्रेन या थ्रू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन से वैक्यूल में चले गए तो वहाँ से फिर ये वापस नहीं आते हैं। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इनर फ्री स्पेस में होता है, दैट मीन्स सेल वॉल से अंदर जब जाते हैं। इनर फ्री स्पेस इज़ योर साइटोप्लाज्म या टोनोप्लास्ट का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ इनर फ्री स्पेस। इम्परमिएबल बैरियर होते हैं, तो जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जब होता है तब वहाँ पर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन तो दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एक तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरा जो है वो टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है या वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो दूसरा एक बैरियर होता है, ठीक है। आउटर स्पेस से इनर स्पेस में जो भी मूवमेंट होता है वो कैरियर के माध्यम से होता है। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट में क्या है, क्योंकि कैरियर लेके जा रहा है उसको, सपोज एक मेम्ब्रेन पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैरियर्स हैं, तो अगर बहुत सारे आयंस हैं तो 10 मॉलिक्यूल्स अगर सबके ऊपर अगर आयंस ऐड ऑन हो गए हैं तो आप उसके बाद में आप सॉइल सॉल्यूशन में कितना भी आयन की सांद्रता को बढ़ाएं, उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज सैचुरेशन इफेक्ट, संतृप्ति प्रभाव, क्योंकि मॉलिक्यूल जितने भी वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। अब जब तक वो उसे आयन रिलीज़ नहीं होगा तब तक वो नए मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। देन स्पेसिफिसिटी होती है, विशिष्टता होती है। सभी आयंस एक ही कैरियर प्रोटीन के साथ में बाइंड नहीं कर सकते, अलग अलग प्रकार के आयंस अलग अलग प्रकार के कैरियर प्रोटीन के साथ में बाइंड करते हैं। 99% या 90% सिमिलर प्रकार के आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोवैलेंट जो आयंस होते हैं वो करीब करीब एक प्रकार के कैरियर से बाइंड करते हैं, ठीक है। एनायंस के लिए अलग कैरियर्स होते हैं। अच्छा, जब ट्रांसपोर्ट होता है एक कहलाता है सिम्पोर्ट, मतलब दो आयंस एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं अगर, तो उसको सिम्पोर्ट बोलते हैं, सहप्रवेश। और एंटीपोर्ट क्या होता है, एक आयन मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी तरफ जाता है और दूसरा आयन मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड से बाहर की तरफ आता है, दूसरी साइड। एक अंदर से बाहर गया, एक बाहर से अंदर आया, इसको कहते हैं एंटीपोर्ट, प्रतिप्रवेश। रिवर्स डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पंप में आप देखेंगे हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप में या सोडियम पोटेशियम पंप, तो सोडियम पोटेशियम सेल के अंदर जाएगा और बदले में सोडियम बाहर निकलेगा, दिस इज एंटीपोर्ट, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है। फिर दिया गया साइटोक्रोम कॉन्सेप्ट, ये लुंड्सगार्ड ने दिया था 1933 में और उसको लगातार उन्होंने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया, 1955 तक ये इसको चेंज करते रहे। उन्होंने देखा कि जो रेस्पिरेशन का रेट है और एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है तो मिनरल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन में भी रेट बढ़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड्स जो कि रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स हैं, पॉइजन्स हैं, ये एब्जॉर्प्शन को भी रोकते हैं।
कैटायंस और एनायंस का एब्जॉर्प्शन डिफरेंट तरीके से होता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेल में बाहर से अंदर की तरफ कम होता है, तो आउटसाइड सेल पर मतलब आउटर साइड ऑफ द सेल ऑक्सीडेशन होता है, और भीतरी साइड जो होती है सेल की इनर मेम्ब्रेन का इनर जो लेयर होता है वहाँ पर रिडक्शन होता है। एनायंस साइटोक्रोम सिस्टम के माध्यम से एब्जॉर्ब होते हैं, और एक्सीडेंटली उसके साथ साथ में पैसिवली कैटायंस का भी ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड टू बैलेंस द चार्ज, क्योंकि एनायन जब बाहर से अंदर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज अंदर बढ़ जाएगा। न्यूट्रल होता है सेल टोटली, तो उसको बैलेंस करने के लिए, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आयंस भी अंदर की तरफ जाएंगे। साइटोक्रोम में आप जानते हैं साइटोक्रोम में आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयरन के, ठीक है। वो दो फॉर्म में रहता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज़ Fe3+, और रिड्यूस्ड फॉर्म जो होता है वो Fe2+ होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन पर साइटोक्रोम जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है और Fe3+ में कन्वर्ट होता है। इसी टाइम पर जो पानी का ब्रेकडाउन होता है H+ और H- आयंस में, और फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट रिलीज़ होता है, वो इलेक्ट्रॉन को ये साथ में ले लेता है, ठीक है, और एनायन को भी लेता है। तो जब ऑक्सीडाइज होता है Fe2+, Fe3+ में कन्वर्ट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। ये इलेक्ट्रॉन प्लस H+ आयंस प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन द आउटर साइड जो सेल मेम्ब्रेन का होता है वहाँ से लेकर के इनको ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब इस ऑक्सीडाइज फॉर्म में एनायन विच इज़ A- वो इसके साथ बाइंड करता है और ये मूव करता है टुवर्ड्स इनर साइड पे फिर ये एनायन जो है वो रिलीज़ हो जाता है, और इसके बदले में जो वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था उससे जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हुआ था वो वापस इसको मिलकर के कन्वर्ट होता है। इस तरह से एनायन जो है आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है, और पैरेलली जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पैसिवली दूसरी मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं। अब लुंसगार्ड कॉन्सेप्ट को लुंसगार्ड में कुछ ऑब्जेक्शन आए थे, ऑयल कर दिया बस वो मेटाबॉलिक एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है सॉल्ट इंड्यूस रेस्पिरेशन में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा सेल वॉल में साइटोक्रोम्स नहीं होते, एक्चुअली सेल वॉल में की बजाय साइटोक्रोम्स जो होते हैं मेम्ब्रेन में होते हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट सेल वॉल, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट था। एनायंस के साथ में कैटायंस का भी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन दिखता है, लेकिन सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कोई पर्टिकुलर आयंस ही सेलेक्ट होते हैं, दूसरे नहीं जाते हैं अंदर उसको। फिर रॉबर्टसन ने डाल ने 1957 में देखा था 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल जो इनहिबिट करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को और सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को, लेकिन रेस्पिरेशन को प्रमोट करता है। तो उसके थ्रू उन्होंने डायरेक्ट कोरिलेशन देखा था ATP प्रोडक्शन में और सॉल्ट एब्जॉर्प्शन के रेट में। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो एनायंस होते हैं वो साइटोक्रोम के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, और अगर इस तरह से देखें तो इसका मतलब साइटोक्रोम के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा और प्रॉबेबली एनायन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट भी करेगा, लेकिन ऐसा कोई रिपोर्ट देखा नहीं गया है। तो ना फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन लेसिथिन एज अ कैरियर। ये को जो कॉन्सेप्ट दिया था बेनेट क्लार्क ने दिया था 1956 में। उन्होंने बोला कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो मेम्ब्रेन्स में होते हैं उनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है आयन ट्रांसपोर्ट के अंदर। इस तरह का एक जो फॉस्फोलिपिड है वो लेसिथिन है, ये प्रोटीन के साथ में कॉन्जुगेट करता है, फॉस्फेटाइड है एक्चुअली जो प्रोटीन के साथ में कॉन्जुगेट करता है और उसके बाद में ये आयन कैरियर की जैसे काम करता है। ये जो प्रोटीन होती है ये एम्फोटेरिक है, मतलब उभयधर्मी है। ये कैटायंस को भी बाइंड कर सकती है, एनायंस को भी बाइंड कर सकती है, ठीक है। तो लेसिथिन जब सिंथेसाइज होता है आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस पर तब वो आयन के साथ में ATP रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर ATP बाइंड करता है और वो कंबाइन करता है आयन के साथ में और कॉम्प्लेक्स बनाता है लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स।
ये आयन लेसिन कॉम्प्लेक्स मूव करता है टुवर्ड्स इनर साइड। इनर साइड की मेम्ब्रेन पर जो आयन है वो टूट जाता है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस होने से आयन इसमें से रिलीज़ हो जाता है और जो फॉस्फेटाइड होता है वो भी रिलीज़ हो जाता है। ये आपको डायग्राम में इसमें क्लियर दिख रहा होगा, इसको जो भी ये है। फिर एक कॉन्सेप्ट और आया कि ATPase पंप, इलेक्ट्रॉन ई पंप जो है वो भी काम करता है आयन ट्रांसपोर्ट के लिए। ये पीटर मिचेल ने दिया था। उन्होंने बताया कि आयन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के अक्रॉस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कारण से होता है। और ये जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं वो ATPase एंजाइम होता है या ATP फॉस्फोहाइड्रोलेज होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है या दूसरी मेम्ब्रेन जो होती हैं साइटोप्लाज्म में, लाइक वैक्यूलर मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन, इन पे प्रेजेंट होता है। एक ATPase के ब्रेकडाउन से, एक फॉस्फेट बॉन्ड के ब्रेकडाउन से 7.6 किलो कैलोरीज एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट के लिए यूटिलाइज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ATP जो है वो ADP और फॉस्फेट आयंस में ब्रेक डाउन करता है। सिमिलरली वाटर जो होता है वो H+ आयंस और OH- आयंस में ब्रेक करता है। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो आउटर एज ऑफ द मेम्ब्रेन पर चले जाते हैं और जो हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, जो नेगेटिव आयंस होते हैं, वो इनर साइड पर रहते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में रहते हैं और प्रोटॉन्स बाहर चले जाते हैं। तो इसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, आउटर साइड पे ज़्यादा प्रोटॉन्स, इनर साइड पे कम प्रोटॉन्स। तो फिर इस ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए कैटायंस अंदर मूव करते हैं थ्रू द पोर्स, जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ द H+ आयन। H+ आयंस बाहर आ गए तो अंदर कोई ना कोई प्रोटॉन जाएगा, पॉजिटिव आयंस, तो मेटल आयंस जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ATPase जो है डायरेक्टली पोटेशियम आयंस को एब्जॉर्ब कर ले या सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करे। वहाँ पर पोटेशियम जो है वो ATPase के साथ में बाइंड करता है आउटर सरफेस पर और फिर अंदर चला जाता है, वहाँ पे ब्रेक डाउन होकर के रिलीज़ हो जाता है। सिमिलरली सोडियम पोटेशियम पंप में भी यही होता है, पोटेशियम बाइंड करता है आउटर मेम्ब्रेन पे, अंदर जाता है और वहाँ रिलीज़ हो जाता है। उसके बदले में सोडियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। अब थोड़ा फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन इन्वॉल्व है, रेस्पिरेशन का रिएक्शन इन्वॉल्व है, ATP फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में मिनरल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। लेकिन आफ्टर अ लिमिट, क्योंकि एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं तो फिर एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर इम्पैक्ट नहीं आएगा, फिर नहीं होगा एब्जॉर्प्शन। लाइट इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, तो फॉस्फोराइलेशन को अफेक्ट करती है, तो इससे फिर एनर्जी जो फॉर्म होती है वो चाहिए होती है वो अफेक्ट करती है, इससे फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो बढ़ जाता है। अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को हम कम कर देते हैं तो एक्टिव सॉल्ट एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि ATP प्रोडक्शन कम होगा। फिर pH क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन इन्वॉल्व है तो इसलिए pH को चेंज करने पर एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। और कई बार सॉइल सोल्यूशन में भी pH को चेंज करने से मेटल आयंस की अवेलेबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है, उससे भी इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो चेंज हो जाता है। कुछ आयन से म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, एक आयन के साथ में दूसरा आयन आराम से एब्जॉर्ब हो सकता है। कुछ आयन ऐसे होते हैं जो दूसरे की एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं, उस तरह से म्यूचुअल इफेक्ट में पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। ग्रोथ स्टेजेस में ये है कि जब एक्टिव स्टेज में होता है प्लांट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, तब एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। सेनेसेंट फेज़ में होगा तो कंपैरेटिवली एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा।